नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर मिशन 2022 को लेकर है। कांग्रेस की बड़ी चुनावी तैयारी देखने को मिल रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में चुनावी यात्रा कांग्रेस निकालेगी और हम वचन निभाएंगे नाम से कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा चलेगी। 12,000 किलोमीटर लंबी यात्रा चलेगी और कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा बड़े गांव और कस्बों से होकर गुजरेगी। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठकर प्रियंका गांधी ने यह फैसला लिया है। तो यात्राओं के सिलसिले चल रहे हैं और इसी सिलसिले में एक और बड़ी सियासी खबर कि मिशन 2022 को लेकर कांग्रेस भी चुनावी यात्रा निकालेगी और इस यात्रा का नाम होगा हम वचन निभाएंगे। इसी नाम से कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा निकालेगी और 12,000 किलोमीटर लंबी ये सियासी चुनावी यात्रा होगी। बड़े गांव कस्बे से होकर यात्रा गुजरेगी और ये बैठक में आज की फैसला हो गया है। और बड़ी खबर लखनऊ से भी है। सपा के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन की फिर से शुरुआत होगी। 14 सितंबर से अगले चरण में इसकी शुरुआत हो जाएगी और 14 सितंबर से शुरू होकर 20 सितंबर तक पिछड़ा वर्ग सम्मेलन चलेगा। और सामाजिक न्याय यात्रा 20 सितंबर से रायबरेली में 10 सुंदरी और पूर्व सांसद फूलन देवी की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी राजपाल कश्यप। तो यात्राओं का दौर चल रहा है, सम्मेलनों का दौर चल रहा है और इन सब के बीच सपा के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन की फिर से शुरुआत होगी। 14 सितंबर से अगले चरण की शुरुआत है और 14 सितंबर से शुरू होकर 20 सितंबर तक ये चलेगा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन और सामाजिक न्याय यात्रा। 20 सितंबर को रायबरेली में 10 सुंदरी और पूर्व सांसद फूलन देवी की मूर्ति का अनावरण भी होगा। तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का जो सम्मेलन है वो शुरू होगा। सपा के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन की फिर से शुरुआत होगी। 14 सितंबर से अगले चरण की शुरुआत होगी। 14 सितंबर से शुरू होकर 20 सितंबर तक पिछड़ा वर्ग सम्मेलन और सामाजिक न्याय यात्रा चलेगी। 20 सितंबर को रायबरेली में 10 सुंदरी और पूर्व सांसद फूलन देवी की मूर्ति का अनावरण पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी राजपाल कश्यप करेंगे। मिशन 2022 को लेकर भाजपा की बड़ी तैयारी है, जिसके तहत कल से बूथ विजय अभियान शुरू करने जा रही है, जिसकी शुरुआत भाजपा अध्यक्ष खुद किसी एक शक्ति केंद्र से पहुंचकर करेंगे। यहां पर जेपी नड्डा 27,770 शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करने वाले हैं। भाजपा का यह अभियान विधानसभा चुनाव तक 3 चरणों में होने जा रहा है। यूपी चुनाव को लेकर ओवैसी की बड़ी तैयारी सामने आ रही है। इसी महीने फिर से यूपी दौरे पर ओवैसी आएंगे। 22, 25, 26 और 30 सितंबर को यूपी दौरे पर रहेंगे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। तो यूपी चुनाव को लेकर एआईएमआईएम ने भी जोर लगा रखा है और एक बार फिर से इसी महीने यूपी दौरे पर ओवैसी आ रहे हैं। 22, 25, 26 और 30 सितंबर को यूपी दौरे पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी रहेंगे। तो अल्पसंख्यक वोटों को साधने के लिए लगातार कोशिशें जारी है और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा भी है कि मुसलमानों का नेता मैं बनना चाहता हूं, क्योंकि अभी तक उनका इस्तेमाल हुआ है प्रदेश में और इसीलिए एक बार फिर से उनका दौरा उत्तर प्रदेश में इसी महीने शुरू होने वाला है। जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर सियासी घमासान मच गया है। बसपा के किनारा करने पर ओवैसी मुख्तार का सहारा बन गए हैं। एआईएमआईएम के मुख्तार अंसारी को टिकट देने का ऐलान हो गया है। तीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी पर ओवैसी दांव लगा रहे हैं। एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने पुष्टि की इस बात की और शौकत अली का कहना है कि जब तक कोई सजायाफ्ता न हो जाए वो दोषी नहीं है। आपको बता दें कि आज ही मायावती ने ट्वीट कर मऊ से मुख्तार की जगह भीम राजभर को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देने का ऐलान किया है। तो बीएसपी ने तौबा किया, लेकिन एआईएमआईएम का कहना है कि वो मुख्तार अंसारी को टिकट देने को तैयार है। तो कानून व्यवस्था पर सवाल हर दल को उठाना है, खासतौर से असदुद्दीन ओवैसी उठाते ही रहे, लेकिन अपराधियों से तौबा नहीं हो पा रही है। हम लोगों का इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो मुस्लिम एमएलए रहे हों, चाहे मुस्लिम एमपी रहे हों। जब ज़रूरत पड़ी बीएसपी ने मुख्तार का इस्तेमाल किया
उनकी ज़रूरत पूरी हो गई तो उन्होंने उठा करके फेंक दिया। मुख्तार अंसारी के ऊपर कौन सा मुकदमा साबित हो गया? अच्छा, इसके पहले वो अपराधी नहीं थे जब आपने टिकट दिया था उनको बीएसपी से? उनके भाई को आपने टिकट दिया तो इसके पहले वो अपराधी नहीं थे? उनके बेटे को आपने टिकट दिया? अगर मुख्तार अंसारी साहब ये चाहते हैं कि वो MIM से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पार्टी हमारी बी फॉर्म देने को तैयार है। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको चुनाव लड़ने की इजाज़त देता है, अभी वो सज़ा याफ्ता नहीं है। अगर किसी को 2 साल की सज़ा होती है तो वो भी इलेक्शन लड़ सकता है, तो उससे ज़्यादा की होती है तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहेगा कि नहीं इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो हमारा भी फैसला होगा कि नहीं बिल्कुल हम इनको इलेक्शन नहीं लड़ाएंगे। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है तो फिर हम और आप कौन होते हैं? भाई इल्ज़ाम किसी पर है, वो मुजरिम साबित नहीं हुए ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब उनको चुनाव लड़ने की इजाज़त देता है तो हम और आप कौन होते हैं कि उनको आप नहीं चुनाव लड़ाएंगे या टीवी मीडिया पे आप सजा याफ्ता दिखा देंगे? वो अभी मौजूदा वक्त में MLA हैं। उधर मायावती के मुख्तार को लेकर किए गए ट्वीट पर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि अच्छी खबर है कि राजनीतिक दल के लोग अब इस बात का संज्ञान ले रहे हैं कि दागी छवि के लोगों को जनता पसंद नहीं करती। ये बात आज बीएसपी को भी समझ में आ रही है। खबर है कि अब राजनीतिक दल के लोग इस बात को संज्ञान ले रहे हैं कि जनता की जो अपेक्षा है और जनता चाहती है कि युवा चेहरा आने के लिए, जनता चाहती है कि ईमानदार पढ़े लिखे लोग आएँ और इस तरह के आपराधिक लोग छवि के लोग को दूर रखें। तो इसमें आज बीएसपी को भी ये समझ में आ रहा है, समाजवादी पार्टी को समझ में आ रहा है, सभी पार्टियों को ये समझ में आ रहा है और ये बहुत अच्छा संकेत है कि जनता के दबाव पर अगर अच्छे कैंडिडेट चुन के आते हैं साफ सुथरी छवि वाले, तो जनता के बीच में उसका मैसेज भी अच्छा जाएगा, काम भी अच्छा करेंगे और बहुत सी चीज़ें अपने अपने विधानसभा में हो सकेगा। और मायावती ने क्या ट्वीट किया है वो भी हम आपको दिखाते हैं। मायावती ने ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए उन्होंने यह ऐलान किया कि अब मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं देंगी, बल्कि उनकी जगह जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें बसपा टिकट देने जा रही है। एबीपी गंगा ने पहले ही ये बता दिया था कि बसपा तौबा करने जा रही मुख्तार अंसारी से। खबर की पुष्टि हुई और मायावती ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। ओवैसी को बाराबंकी दौरा भारी पड़ रहा है। बाराबंकी में असदुद्दीन ओवैसी पर केस दर्ज किया गया। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल बाराबंकी दौरे पर ओवैसी ने सभा की थी और इसको लेकर उन पर कोविड नियमों का उल्लंघन और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा है। और यूपी में शराब माफिया पर सीएम योगी का हंटर चल रहा है। यूपी में पहली बार करीब 600 माफिया चिन्हित हुए हैं। अवैध शराब पर 3425 केस दर्ज किए गए और 534 गिरफ्तार हुए। 12 दिन में अब तक 1051 आरोपी गिरफ्तार किए गए। अलीगढ़ में शराब माफिया से 70 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। तो शराब माफिया अब निशाने पर हैं और पहली बार लगभग 600 माफिया को चिन्हित किया गया है। अवैध शराब पर 3425 केस दर्ज किए गए हैं। 534 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 12 दिन में अब तक 1051 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस कार्रवाई में बड़ी मछलियां फंसेंगी या फिर जो छोटे छोटे प्यादे हैं उनको निपटा कर ही कोरम पूरा किया जाए, क्योंकि अधिकारियों की हरकतें कुछ जिलों में इस तरीके से हैं कि उससे साफ पता चलता है कि सरकार तो सख्त है लेकिन अधिकारी क्यों इस मामले में सख्ती से चूक जाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल बन जाता है। तो 70 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। पहली बार ये कार्रवाई हुई है कि 600 माफिया चिन्हित किए गए हैं यूपी में पहली बार और 3425 केस शराब माफिया के खिलाफ दर्ज हुए हैं। 1051 गिरफ्तार किए गए। और प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। यूपी के सबसे हाईटेक शहर नोएडा में ही अफसर इस आदेश को भूल बैठे हैं, क्योंकि यहां पर कई जगह सड़कों पर गड्ढे हैं जिनमें जलभराव होने की वजह से हादसे का भी खतरा रहता है। तो जगह
हमने आपको पहले दिखाया कि नोएडा के सेक्टर 63-86 को जाने वाले प्रमुख मार्ग के हालात क्या थे। उसके बाद इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 63 इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि मेन सड़क है ये चारों तरफ जाने के लिए, लेकिन इस सड़क पर आप देखिए कि किस तरीके से गड्ढा हुआ है। लगभग ये 1 फीट गहरा गड्ढा है, जहां पर अगर गाड़ी तेज रफ्तार में हो तो बाइक या स्कूटी पलटने की भी संभावना है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पर भी गड्ढा है, सामने आप देखिए कि वहाँ पर गड्ढा है, पानी भरा हुआ है। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि नोएडा के अधिकांश मार्गों पर गड्ढे हैं और गड्ढा मुक्त सड़कें अगर नोएडा में खोजी जाएं तो बामुश्किल से 1-2 मिलेंगी। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि नोएडा में भी अधिकांश सड़कें गड्ढा युक्त हैं और यही वजह है कि नोएडा के लोग भी मुख्यमंत्री से ये गुहार लगा रहे हैं कि उन्होंने जो आदेश दिया है कि प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हों, उस आदेश का 100% अधिकारी पालन करें ताकि प्रदेश की जनता सड़कों पर बेफिक्र होकर चल सके। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट वीरपाल के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश अधिकारियों को दे रहे हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि नींद से जागने को तैयार नहीं हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के सबसे हाईटेक शहर नोएडा की बात करें तो यहाँ भी सड़कें बदहाल हैं। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 63 में मौजूद हैं, जहां आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई हैं। लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, कई हादसे भी यहाँ पर हो चुके हैं और लगातार सड़क टूटने की वजह से जल भराव की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। आप ये क्या कहेंगे इस गड्ढे को लेकर के, कितनी दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? दिक्कत तो बहुत हो रही है यहाँ पे। कितने दिनों से ये सड़कें टूटी हुई हैं? काफ़ी समय से। तो क्या कोई बनाने के लिए यहाँ पे आया नहीं? कोई नहीं। आप भी यहीं रहते हैं? मैं भी यहीं रहता हूँ। तो कब से ये सड़कें टूटी? पहले से टूटी पड़ी हैं, काफ़ी टाइम हो गया। कितने महीने हो गए? ज़्यादा होंगे तो 6 महीने से ज़्यादा हो गए। यानी यहाँ पर किसी भी अधिकारी ने कोई सुध नहीं दी? नहीं। आप देखिए कि जो गाड़ी यहाँ से गुजर रही है किस हालत में गुजर रही है। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि स्थिति बेहद खराब है। अब मुख्यमंत्री जी को खुद संज्ञान लेना होगा कि आखिरकार प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त क्यों नहीं हो रही हैं और अधिकारी इतना लापरवाही क्यों बरत रहे हैं। नोएडा के बाद एबीपी गंगा की टीम ने गाजियाबाद में भी सड़कों की पड़ताल की, जहां बुलंदशहर रोड पर मौजूद औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों का बेहद बुरा हाल है। यहां समझ ही नहीं आया कि सड़कों पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़कें हैं। वो दूसरे देश में बीजेपी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले ये कहा था कि प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाया जाएगा। वही अगर हम बात करें आज भी, तो आज भी आप सड़कों में गड्ढे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सड़कें हैं वो बिल्कुल टूटी हुई हैं, जिसकी वजह से अब इन गड्ढों की जो तस्वीरें हैं, जो विपक्षी दलों ने लगातार उन पर तंज कसने शुरू कर दिए हैं और ये कहना शुरू कर दिया है कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश को गड्ढा मुक्त कहा था, लेकिन आज भी प्रदेश गड्ढा युक्त है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब सीधे सीधे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कहीं भी किसी भी सड़क में प्रदेश की कोई भी गड्ढा ना रहे और लगातार जो सड़कें बनाने का जो कार्य है वह लगातार तेज़ी से कराया जाए। अगर बात करें हम गाजियाबाद की, तो इस समय हम गाजियाबाद के बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर सड़कों में हैं। क्या कहते हैं यहाँ के इंडस्ट्री के लोग, इनसे बात करते हैं। अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर अगर सड़कों की बात की जाए तो कब से यहाँ पर सड़कें नहीं बनाई गई? ये वाला कविनगर औद्योगिक क्षेत्र और बुलंदशहर औद्योगिक क्षेत्र का मुख्य मार्ग है। ये सड़क लगभग 1.5 से 2 वर्ष से ऐसे ही टूटी हुई है। कई बार उद्योग बंधु की बैठक में इस मुद्दे को उठाया गया है, लेकिन इस रोड पर गड्ढे और अतिक्रमण की भरमार है। नगर निगम नाम की संस्था गाजियाबाद में काम कर रही है, बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है। हम लोग अपने जितने भी विजिटर बाहर के होते हैं उनको इस रोड से लेके अपने प्रतिष्ठानों में आ नहीं पाते। इस बिल्कुल जो उद्यमी हैं काफ़ी परेशान हैं इन गड्ढों की वजह से। आप बताइए, आपका क्या कहना? यहाँ पर आए दिन इन गड्ढों की वजह से लगातार एक्सीडेंट होने की समस्याएं आती हैं और व्हीकल पलटने का भी डर लगा रहता है।
और इसकी वजह से बहुत ही समस्या है। और अपने किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में हम लोग अपने किसी विजिटर को बुलाने में हिचकते हैं कि उसको इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे अपने औद्योगिक क्षेत्र में विजिट कराएंगे तो कितनी हमारे लिए निंदनीय बात है। गाजियाबाद एक औद्योगिक क्षेत्र का हब है और वहाँ पे सभी क्षेत्रों में यही स्थिति बनी हुई है। और कोई भी गाड़ी आप देख सकते हैं कि इन गड्ढों को बचाकर साइड से निकलने को मजबूर है। आप दूसरी तरफ भी देख सकते हैं पूरा रोड ही टूटा हुआ है और जो हालत इस समय है वह खस्ता हाल है। हालांकि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि अब प्रदेश बिल्कुल गड्ढा मुक्त होगा, ना कि गड्ढा युक्त होगा। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। बात करते हैं सुपरटेक मामले की। सुपरटेक मामले में जांच कर रही एसआईटी टीम अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर ड्राफ्टिंग का काम शुरू कर चुकी है। ड्राफ्टिंग का काम पूरा होते ही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को वो सौंप देगी और इसके बाद नोएडा प्राधिकरण के सफेद पोस्ट अधिकारी बेनकाब होंगे। लेकिन अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिरकार किन किन अधिकारियों को एसआईटी टीम दोषी ठहराती है और कौन कौन से सफेद चेहरे हैं जिनके काले कारनामे बाहर आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई थी और उन्होंने उन सभी अधिकारियों को चिन्हित करने का निर्देश दिया था जिनकी वजह से ये पूरा गड़बड़ झाला और घोटाला हुआ था। और अब रिपोर्ट एसआईटी तैयार कर रही है।